हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एंजाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज अध्याय 9 एंजाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो एंजाइम होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो आपको बताओ, तो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और एंजाइम वो पदार्थ होते हैं जो हमारी शरीर की अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंजाइमों के द्वारा अभिक्रिया तेज गति से भी होती है, धीमे गति भी करते हैं एंजाइम। तो इस प्रकार एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं के साथ उपस्थित रहते हुए क्रियाकारक को जल्दी से उत्पाद में बदल देते हैं या धीमे भी करते हैं गति को। दोनों प्रकार के होते हैं। जो दर है उसको वृद्धि भी करवाते हैं और कमी भी करवाते हैं। तो जो एंजाइम होता है वो क्रियाकारकों के साथ मिलते नहीं है। जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण होती है वो एंजाइम है वो अभिक्रिया से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार एंजाइमों की क्रियाविधि होती है। मुख्यतः जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं। तो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कई एंजाइमों के अंदर पूरा भाग प्रोटीन से बना होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं उनमें प्रोटीन के अलावा कुछ अन्य भाग भी होते हैं जिन्हें सहकारक बोला जाता है। ठीक है। और जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम बोला जाता है। तो वे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के अलावा सहकारक भी उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम बोला जाता है। और एक राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है उसके अंदर आरएनए पाया जाता है। ठीक है। जो आरएनए की इकाइयों को जोड़ने के लिए वो एंजाइम प्रयुक्त होता है। जो लड़ियां होती है, उप इकाइयां होती है आरएनए की, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, राइबोजाइम नामक एंजाइम काम करता है। और ये एंजाइम है वो क्रियाधर से जुड़ते हैं और उन क्रियाधरों को किसमें चेंज कर देते हैं, उत्पाद के अंदर चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला पॉइंट है, एंजाइम प्रोटीन के अलावा या ऐसा लिखेंगे, वे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के अलावा अन्य भाग भी उपस्थित रहता है जिसे क्या बोला जाता है, सहकारक। अन्य भाग भी उपस्थित रहता है होलो एंजाइम कहलाते हैं। होलो एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम दो भागों से मिलकर बने होते हैं, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो उनके अंदर जो प्रोटीन वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम। और दूसरा जो प्रोटीन रहित भाग होगा वो क्या कहलाएगा, सहकारक। ठीक है।
तो जो एंजाइम होते हैं वो पूर्ण रूप से भी प्रोटीन से बने होते हैं। ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं उनमें प्रोटीन के अलावा अप्रोटीन भाग भी रहता है, प्रोटीन रहित भाग भी पाया जाता है। तो देखिए जो प्रोटीन वाला भाग होता है एंजाइम के अंदर उसे क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम बोला जाता है। और जो प्रोटीन रहित भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, सहक कारक बोला जाता है। तो नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एपो एंजाइम है ये क्या होता है, मुख्य प्रोटीन वाला भाग होता है। और जो प्रोटीन रहित भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, सह कारक। सह यानी साथ में, कारक यानी कार्य करने वाला। तो ये जो सह कारक है ये प्रोटीन की सहायता करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसकी क्रियाविधि को बढ़ाता है, इसकी हेल्प करता है। तो ध्यान रखना प्रोटीन रहित भाग यह है प्रोटीन युक्त भाग की सहायता करता है या सहायक होता है। ठीक है। और ये जो प्रोटीन रहित भाग होता है ये 3 प्रकार का होता है। 3 अलग अलग, इनमें जुड़ने के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा होता है सह एंजाइम और तीसरा होता है सक्रियक। तो इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सह कारक के, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रियक। ठीक है, तो तीनों को देखते हैं। सह कारक के 3 प्रकार। प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। ठीक है, तो देखिए जो प्रोस्थेटिक समूह है, सह एंजाइम और सक्रिय, तीनों होते हैं अप्रोटीन युक्त भाग है, यानी जो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है जिसे हमने सह कारक बोला। इसको 3 भागों में किस आधार पर जोड़ा गया, अगर जो ये सह कारक वाला भाग है वो एपो एंजाइम के साथ अगर दृढ़ता से जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह है। अगर वो ढीला ढाला जुड़ा रहता है जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से वापस जोड़ा जा सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सह एंजाइम बोला जाता है। और जो सक्रियक होता है वो क्या करता है, इस अप्रोटीन वाला भाग होता है वो क्या करता है, अगर धातु आयन युक्त हो तो उसे हम क्या बोला जाता है, सक्रिय। तो इसमें तीनों में अंतर लिखेंगे कि जो सह कारक है वो अगर प्रोटीन वाले भाग से, एपो एंजाइम से अगर दृढ़ता से जुड़ा रहता है तो उस सह कारक को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह। और इसका उदाहरण है साइटोक्रोम नाम का प्रोस्थेटिक समूह होता है। देखिए यदि सह कारक एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा हुआ हो
ऐसे सह कारक को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है साइटोक्रोम। ठीक है, फिर अगला आता है सह एंजाइम। यदि सह कारक एपो एंजाइम से ढीला ढाला जुड़ा हुआ हो जिससे वह आसानी से पृथक हो सके, तो इसे सह एंजाइम कहा जाता है। तो इसे सह एंजाइम कहा जाता है। यदि सह कारक एपो एंजाइम से क्या हो, ढीला ढाला जुड़ा हो, जिसे आसानी से क्या हो जा, पृथक हो सके, तो ऐसे सह, तो इसे इस प्रकार के सह कारक को क्या बोला जाता है, सह एंजाइम बोला जाता है। और इसका उदाहरण है NAD, NADP, NAD, NADP, ठीक है। अगला है सक्रियक। यदि सह कारक कोई धातु आयन हो, धातु आयन हो, तो ऐसे सह कारक को सक्रियक कहा जाता है। सक्रियक कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे लोहा, आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन धातु आयन क्या होता है, इसके अंदर सक्रिय के रूप में अभिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो जो प्रोटीन रहित भाग होता है वो क्या कहलाता है, सह कारक कहलाता है। जो प्रोटीन युक्त भाग यानी एपो एंजाइम की सहायता करने का काम करता है। अब वो अगर जो सह एंजाइम है, सह कारक है, वो अगर दृढ़ता से प्रोटीन वाले भाग से, यानी ए प्रोटीन वाला भाग अगर प्रोटीन वाले भाग के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, तो ए प्रोटीन वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह है। अगर ए प्रोटीन वाला भाग प्रोटीन वाले भाग के साथ ढीला ढाला बंधा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे सह एंजाइम। और अगर ए प्रोटीन वाला भाग कोई धातु आयन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रियक। तो 3 प्रकार के सह एंजाइम होते हैं, सह कारक होते हैं, जो प्रोटीन रहित वाले भाग होते हैं। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो एपो एंजाइम होता है और जो सह कारक होता है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूरे एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो वो किस प्रकार की संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, देखिए जैसे ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम का क्या है, प्रोटीन वाला भाग है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ए प्रोटीन वाला भाग जो दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक समूह है। ए प्रोटीन भाग, और ये दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह है। और ये भाग कौन सा है, प्रोटीन युक्त भाग, प्रोटीन भाग जिसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और इन दोनों के मिलने से ये संरचना क्या बनी है, एंजाइम। अब देखिए ये जो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है, इसके अंदर कुछ सक्रियक स्थल होते हैं जहां से आकर क्या करेंगे, क्रियाधर जुड़ेंगे। देखिए हम एंजाइम का उपयोग अभिक्रियाओं में करते हैं, और अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रियाधर या क्रियाकारक बोलते हैं। और वो क्रियाकारक या क्रियाधर अभिक्रिया करके किन का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यदि क्रियाधर को जल्दी से उत्पाद का निर्माण करना है तो क्रियाधर किसके साथ जुड़ता है, एंजाइम के साथ जुड़ता है। तो एंजाइम को क्रियाधर से जुड़ने के लिए कुछ ऐसे स्थान रखने पड़ेंगे जहां पर आकर क्रियाधर है वो फिट होगा। जैसे कोई ताला है वो चाबी से ही खुलता है, तो उस चाबी को लगाने के लिए उस ताले के अंदर खांच होती है कि नहीं होती है, सेम वही प्रोसेस होगा। अगर एंजाइम और क्रियाधर को जुड़ना है तो एंजाइम के अंदर ऐसे खांच स्थित होंगे जिसके कारण जो क्रियाधर है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये खांच कैसे होते हैं, देखिए जैसे देखिए ये इस प्रकार का खांच पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो खांच है इसके अंदर कैसा आकर क्रियाधर जुड़ेगा, इसी संरचना का जो क्रियाधर है वो इनके आकर साथ क्या होगा, जुड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रियाधर स्थल, क्रियाधर संयोजन स्थल। यानी क्रियाधर के जुड़ने का स्थल किस पर पाया जाता है, एंजाइम पर। और एंजाइम के कौन से भाग पर, प्रोटीन वाले भाग पर, यानी एपो एंजाइम युक्त भाग पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार एंजाइम की संरचना होती है। अब अगर इसी प्रकार का क्रियाधर होगा, यानी ये जो मैंने आपको संरचना बनाई है, जैसे इस प्रकार का अगर क्रियाधर होगा इस साइज का, तो वही आकर इसके अंदर फिट हो जाएगा और अभिक्रिया कर पाएगा। तो इस प्रकार क्रियाधर की संरचना, अगर इस संरचना वाला क्रियाधर है
तो ही वो इस एंजाइम के साथ जुड़ पाएगा, वरना नहीं जुड़ पाएगा। और इस स्थान को क्या बोला जाता है? एंजाइम क्रियाधर सक्रिय स्थल। ठीक है, तो संयोजन स्थल या सक्रिय स्थल भी बोला जाता है। अगर इस प्रकार का क्रियाधर है तो आकर वो इससे जुड़ जाएगा और वो क्रियाधर, ये एंजाइम उस क्रियाधर को किस में चेंज कर देगा? उत्पाद में। हम देखते हैं ना, ताले में अगर गलत प्रकार की आप चाबी लगाओगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। सेम वही काम है, एंजाइम काम तब तक नहीं करेगा जब इसकी संरचना से मेल खाता हुआ क्रियाधर आकर नहीं जुड़ेगा। अगर अलग प्रकार का, जैसे इस प्रकार का अगर क्रियाधर आ गया तो वो यहाँ पर नहीं जुड़ सकता, जबकि इस प्रकार का जुड़ सकता है। तो इस संरचना को क्या बोला जाता है? क्रियाधर संयोजन स्थल या एंजाइम क्रिया सक्रियक स्थल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, यानी ये कैसे क्रियाधर को जोड़ता है और कैसे उत्पाद का निर्माण करता है। इसे क्या बोला जाता है? एंजाइम की क्रियाविधि। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एंजाइम है, इस प्रकार का एंजाइम है,
देखिए ये जो एंजाइम है और इसका ये क्या है, सक्रिय स्थल है। एंजाइम का क्रियाधर सक्रिय स्थल, क्रियाधर सक्रिय स्थल। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम का ये वो भाग है जहां पर आकर इसी साइज का अगर क्रियाधर जुड़ेगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, उस क्रियाधर को जल्दी से किस में बदलेगा, उत्पाद में। ये है एंजाइम। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसी साइज का जब एंजाइम जुड़ेगा अगर इसी साइज का एंजाइम है तो ही वो इसके साथ जुड़ पाएगा। तो ये क्या है, इस प्रकार का ये है एंजाइम, ये है क्रियाधर, सॉरी ये है क्रियाधर। और क्रियाधर और एंजाइम आपस में, ये क्रियाधर आकर इस सक्रिय स्थल में फिट हो जाएगा तो एक संकुल बनेगा जिसे क्या बोलेंगे, क्रियाधर एंजाइम संकुल या क्रियाधर एंजाइम यौगिक बनेगा। तो ये किस प्रकार की संरचना बनेगी आगे। जब एंजाइम और क्रियाधर आपस में मिल जाएंगे तो एक घटक बनेगा जिसे क्या बोला जाएगा, क्रियाधर एंजाइम संकुल बनेगा। और उस संकुल के बनते ही क्रिया जो एंजाइम है वो क्रियाधर की संरचना में क्या करेगा, चेंज कर देगा। इस प्रकार के क्रियाधर के साथ क्या जुड़ गया, एंजाइम जुड़ गया। जो ये संरचना थी वो इस प्रकार की संरचना बन गई। तो देखिए एंजाइम और क्रियाधर जुड़ गए तो इसको क्या बोला जाता है, एंजाइम क्रियाधर संकुल। ये बन गया एंजाइम क्रियाधर संकुल। एंजाइम क्रियाधर संकुल, ये संकुल बन गया। अब क्या होगा, जैसे ये दोनों जुड़े, मतलब सही प्रकार का पता है क्रियाधर आया है क्योंकि दोनों का संयोजन बिल्कुल सही हो गया है, सही जगह पर खांच है वो पूर्ण रूप से भर दी गई है। तो अब ये जो एंजाइम है वो इस क्रियाधर की संरचना में क्या करेगा, चेंज करेगा, पुराने बंधों को तोड़ेगा और नए बंधों को बनाकर अंतिम रूप से इस क्रियाधर से किसका निर्माण कर देगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे ही इसमें उत्पाद का निर्माण होगा ये उत्पाद वापस एंजाइम से अलग हो जाएगा। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे के प्रोसेस में वापस यही प्रकार होगा, जो शुरुआती अवस्था थी वो बन जाएगी वापस।
यानी वापस जो एंजाइम का सक्रिय स्थल है वो खाली हो जाएगा और उसकी जगह दूसरा क्रियाधार आकर जुड़ सकता है। यानी पहले जो क्रियाधार था उसको तो एंजाइम ने किस में चेंज कर दिया, उत्पाद में चेंज कर दिया, और जैसे ही वो क्रियाधार उत्पाद में चेंज हुआ वो इस एंजाइम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये बन गया उत्पाद और ये वापस एंजाइम है वो मुक्त हो गया और इसकी खांच है वो वापस बची हुई पड़ी है। इस खांच के अंदर वापस अगर दूसरा क्रियाधार आकर जुड़ेगा तो उसको भी ये एंजाइम है वो किस में चेंज कर देगा, उत्पाद में चेंज कर देगा और इस प्रकार ये अभिक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो आया समझ में आपको एंजाइम की क्रियाविधि थी वो किस प्रकार हुई। सबसे पहले क्या था, एंजाइम था जिसके अंदर क्रियाधार से जुड़ने के लिए क्या थे, सक्रिय स्थल थे। अब इस स्थान पर इसी संरचना का आकर क्रियाधार जुड़ा तो किसका निर्माण हुआ, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हुआ। फिर इस एंजाइम ने क्या किया, इस क्रियाधार के पुराने बंधों को तोड़ा और नए बंध बनाए जिससे इस क्रियाधार से क्या बन गया, उत्पाद बन गया और वो उत्पाद क्रियाधार से वापस एंजाइम से वापस क्या हो गया, अलग हो गया। इसका काम कंप्लीट और ये एंजाइम है वो दूसरे क्रियाधार को जोड़ने के लिए वापस तैयार हो गया। तो इस प्रकार एंजाइम की क्रियाविधि है वो चलती है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया इसको भाषा के रूप में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, एंजाइम में क्रियाधार से जुड़ने के लिए सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। इन सक्रिय स्थलों से जब क्रियाधार आकर जुड़ता है तो क्रियाधार इन सक्रिय स्थलों से जब क्रियाधार आकर जुड़ता है तो एंजाइम इन क्रियाधारों के पुराने बंधों को तोड़ देता है तथा नए बंध बनाकर इसे उत्पाद में
परिवर्तित कर देता है, नए बंध बनाकर इसे उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। बना हुआ यह उत्पाद एंजाइम से पृथक हो जाता है तथा क्रियाधर तथा एंजाइम के सक्रिय स्थल मुक्त हो जाते हैं तथा पुनः किसी दूसरे क्रियाधर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एंजाइम और क्रियाधर की क्रियाविधि को पढ़ा कि किस प्रकार जो क्रियाधर के सक्रिय स्थलों में एंजाइम के सक्रिय स्थलों में जो क्रियाधर है वो फिट होते हैं और जो एंजाइम है उन क्रियाधरों के पुराने बॉन्ड को तोड़ देता है और नए बॉन्ड बनाकर उस क्रियाधर को किस में चेंज कर देता है, उत्पाद में चेंज कर देता है। अब जैसे ही उत्पाद बन गया तो वो उत्पाद उन सक्रिय स्थलों से हट जाएगा और वो सक्रिय स्थल वापस किसी क्रियाधर को जोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ये एंजाइम है, अब इस एंजाइम में इस प्रकार के खांच है, तो अगर इस प्रकार की संरचना वाले क्रियाधर आएंगे तो ही ये एंजाइम इन क्रियाधर को उत्पाद में चेंज कर पाएगा। अगर इस प्रकार की संरचना वाला क्रियाधर आया तो ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा इसके सक्रिय स्थलों में और ये एंजाइम इस क्रियाधर के बॉन्ड पर काम नहीं कर सकता। तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल, ये क्रियाधर आया और इनके सक्रिय स्थलों के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया। अब इस एंजाइम ने इस क्रियाधर के पुराने बॉन्डों को तोड़ दिया और नए बॉन्ड बनाकर इसको किस में बदल दिया, उत्पाद में। जैसे ये उत्पाद में बदलेगा ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों से मुक्त हो जाएगा और ये एंजाइम के सक्रिय स्थल वापस किसी दूसरे क्रियाधर को जोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार एंजाइम और क्रियाधरों की है वो क्रियाविधि चलती है। तो बाकी इसमें कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, ताला चाबी का सिद्धांत, इस प्रकार के 2-3 सिद्धांत दिए गए थे क्रियाधर और एंजाइम की क्रियाविधि के लिए। तो वो सिद्धांत और फिर एंजाइमों के प्रकार वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।